राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा, राष्ट्रीय कन्वेंशन जिसके बारे में अभी आपने पढ़ लिया है, ठीक है, राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा फ्रांस के लिए एक गणतंत्रात्मक संविधान की रचना की जाती है। गणतंत्रात्मक संविधान, ठीक है। और आपने कई सारे संविधान के बारे में सुन लिया कि किसने, राष्ट्रीय सभा ने एक संविधान का निर्माण कर डाला इसने, ठीक है। तो लगभग ये तीसरा, क्रांति के दौरान ये तीसरा संविधान बना था राष्ट्रीय कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक संविधान की रचना करने के बाद राष्ट्रीय कन्वेंशन 26 अक्टूबर 1795 को स्वयं को भंग कर देता है। अब आप देख सकते हैं 1789 के पहले की अगर स्थिति की बात करें, इतनी अराजकतापूर्ण स्थिति, उसके पश्चात क्रांति के दौरान 1795 तक अभी आपने देखा इतनी उथल पुथल भरी स्थिति रही। आप समझ सकते हैं कि जनता कितनी हताश हो रही होगी, ठीक है। तो स्वयं को भंग कर दिया जाता है इसके द्वारा, और जो इसने एक नवीन संविधान बनाया था, और इस संविधान के तहत किसके, राष्ट्रीय कन्वेंशन वाले संविधान के तहत जो फ्रांस की शासन सत्ता है, जो शासन का पूरा संचालन है, ये 5 सदस्यों वाली एक संचालक टीम को दे दी जाती है और कर दिया जाता है डायरेक्टरी शासन का आरंभ। तो 1795 से हो जाता है डायरेक्टरी शासन का आरंभ। 1700 कब से, 95 से डायरेक्टरी शासन, और इसके अंतर्गत जो फ्रांस की संपूर्ण शासन व्यवस्था थी उसे 5 सदस्यों वाले संचालक मंडल द्वारा, संचालक मंडल को सौंप दिया जाता है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा सारा जो संचालन है वो किया जाता है। और यह डायरेक्टरी का जो शासन था यह चला 26 अक्टूबर को अपने आप को उन्होंने भंग किया। 27 अक्टूबर 1795 से लेकर के 10 नवंबर 1799 तक, लगभग 4 वर्षों तक फ्रांस में चला था डायरेक्टरी का शासन, जो कि 5 संचालक मंडल, 5 व्यक्तियों के जो संचालक मंडल था उसके अंतर्गत 5 सदस्य थे, ठीक है। तो उन्हीं सदस्यों के पास पूरी वहां की जो सत्ता थी वो आ चुकी थी। उन 5 सदस्यों का नाम भी आप लिख सकते हैं, बर्रास, कानो, एबेसिए, रूबेल, और 5वां था ला रिबेलियरे, ठीक है। तो इन 5 व्यक्तियों के सहारे अब चल रही थी फ्रांस की शासन व्यवस्था। जिस प्रकार अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय कन्वेंशन के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, उसी प्रकार अब डायरेक्टरी शासन जब चलने लगा, इनके भी सामने कई सारी समस्याएं खड़ी हुई थी। सबसे पहली जो मेजर समस्या थी, जो जिसके कारण फ्रांस की क्रांति शुरू ही की गई थी, वो की गई थी फ्रांस की आर्थिक दशा के कारण। सबसे पहला जो इनके सामने जो टास्क था वो था फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का, ठीक है। इसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय कन्वेंशन के दौरान ही जैकोबियन और जिरोंदिस्ट में क्या संघर्ष प्रारंभ हो गया था, और एक आतंक के राज्य की स्थिति पैदा हो चुकी थी, और इस आतंक के राज्य से अब जनता क्या हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी। इन सब चीजों को हैंडल करना भी इनके लिए एक टास्क बन चुका था, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि जब राज्य में विरोध की स्थिति बन जाती है तो जो अन्य देश होते हैं, ठीक है, अगर एक देश में विरोध की स्थिति बन जाती है तो जो अन्य देश होते हैं वो उस स्थिति का फायदा उठा करके क्या करते हैं, युद्ध करने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब इसका क्या है कि अब विदेशी शक्तियों से भी बचाने के लिए, फ्रांस को विदेशी शक्तियों से भी बचाने के लिए अब इन्हें आगे करना था काम, और बहुत सारी ऐसी इनके सामने जो दुविधाएं थी वो आ चुकी थी।
और साथ ही जैसे ही डायरेक्टरी शासन का आरंभ होता है वैसे ही कई सारे लोग षड्यंत्र करने लगते हैं इन्हें हटाने के लिए। तो उस स्थिति में भी अपने आप को बचाए रखना इनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन सबसे जो गंभीर बात यहाँ पर हो जाती है वो ये हो जाती है, अब देखिए इतना बड़ा टास्क मैंने आपको बताया, इतनी सारी समस्याएं, इन सबको सुलझाने के लिए अगर हम आर्थिक व्यवस्था की ही बात करें तो इन सबको सुलझाने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है, दुख की बात यह थी कि जो 5 व्यक्ति थे जिनके द्वारा डायरेक्टरी का शासन जो था वो दे दिया गया था, जो ये 5 व्यक्ति थे, इन 5 व्यक्तियों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि योग्य हो। ठीक है, 5 की 5 व्यक्ति क्या करते थे, केवल अपने हितों को साधने में लगे रहते थे। अब अगर हम पूरे शासन की बात करें तो पूरे शासन में जो राज्य की स्थिति थी सबसे दयनीय जो थी, चाहे वो घूसखोरी हो, चाहे प्रशासन में कोई भी ऐसा कार्य हो, सबसे जो गंभीर स्थिति बनी थी वो गंभीर डायरेक्टरी शासन के अंतर्गत ही बनी थी। ठीक है, अगर हम इनके गृह नीति की बात कर लेते हैं कि इन्होंने आंतरिक राज्य में जो आंतरिक कलह हो रही है, जो ये सारी स्थितियां बनी हुई है, इनको सुधारने के लिए क्या किया, तो इनको सुधारने के लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, केवल अपने हित को साधते रहे और कार्य करते रहे। केवल ऐसा वही एकदम एक तरह से आप राजतंत्रात्मक व्यवस्था समझ लीजिए जिसमें खुद का फायदा हो रहा हो, केवल वही कार्य इन्हें करना है। तो गृह नीति में आंतरिक कलह को या फिर अगर जैकोबियन जिरोंदिस्ट की बात करें, इन सब आतंक के राज्य की बात करें, इन सबको रोकने का इन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया। अगर हम विदेश नीति की बात करते हैं, विदेश नीति, तो राष्ट्रीय कन्वेंशन के दौरान कई सारे देशों के साथ फ्रांस का युद्ध चल रहा था, लेकिन उन देशों से राष्ट्रीय कन्वेंशन के दौरान ही समझौता कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन जब डायरेक्टरी का शासन आया तब फ्रांस का इंग्लैंड से और ऑस्ट्रिया से युद्ध चल रहा था। अब इस स्थिति में क्या चाहिए कि शासन हमारे हाथों में है, तो हम ऐसे क्या क्या कार्य करें कि हमारा देश जो है या फिर जो अन्य विदेशी राज्य है वो हमारे देश की ओर ना बढ़े। इन्हें कार्य करना चाहिए था अपने देश को बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने खुद से कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने एक सबसे अच्छा जो कार्य किया था वो ये किया था कि इन्होंने जो सेना में भर्ती की, मतलब एक तरह से जो सेना बनाई, इस सेना का नेतृत्व करने के लिए जो सेनापति बनाया, ये सेनापति बहुत योग्य साबित हुआ और यही यूरोप का बन गया भाग्य विधाता। और यही से शुरू हो जाती है, एक तरह से कह सकते हैं कि फ्रांस में जो सूर्य का उदय है वो यही से शुरू हो जाता है। कब से? जब से सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। नेपोलियन बोनापार्ट, ये है यूरोप का, फ्रांस का ही नहीं बल्कि यूरोप का भाग्य विधाता। ठीक है, इस दौरान फ्रांस की जो स्थिति है इसमें इतने परिवर्तन आए, आप आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब आप देखोगे। ठीक है, तो विदेश नीति में अब सेना में जो सेनापति इन्होंने रखा था, नियुक्त किया था, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने इतने सराहनीय कार्य किए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से युद्ध चल ही रहा था, साथ में इटली का अभियान किया सबसे पहले 1796 में नेपोलियन बोनापार्ट ने। और इटली का अभियान करके इसने क्या किया, मतलब अपना जो अभियान है इसका अभियान सफल रहा और कई सारे देशों से, चाहे वो रूस हो, ठीक है, चाहे वो प्रशा हो, कई सारे देशों का इसने क्या किया, अभियान किया। अब अगर 10 ये युद्ध करता है और 10 युद्धों में से 8 युद्ध जीतता है, 2 युद्ध नहीं जीतता, तो उस स्थिति में इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वो और कब प्रभाव नहीं पड़ता, जब वहां की जो जनता है वो इतने सालों से, इतने वर्षों से, आप खुद ही देखते आ रहे हो, इतने वर्षों से अंधकार में डूबी हुई हो। ठीक है, देखिए जब बारिश होती है, बादल रहते हैं बरसात के मौसम में, तो क्या लगता है हमेशा बारिश होती रहती है, बिल्कुल धूप नहीं आती। तो जब बादलों के बीच से भी थोड़ा सा सूर्य आ जाता है
ठीक है, जब बादलों के बीच से थोड़ा सा सूर्य आ जाता है तो क्या करते हैं लोग, अपने गीले कपड़ों को बाहर क्या कर देते हैं, सुखा देते हैं। चलो थोड़ा सा ही आया है, हम फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, यही स्थिति थी नेपोलियन बोनापार्ट के साथ कि वह अगर कुछ युद्धों में, और हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं था कि ये कुशल शासक सिद्ध नहीं हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के इतिहास में एक कुशल शासक सिद्ध हुआ था। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट भले ही कुछ युद्धों में हारा हो, लेकिन जनता ने इसका बहुत ही हर्षोल्लास से और बहुत ही हर्ष से, बहुत ही खुशी से इनका क्या किया, स्वागत किया। 1799 तक, जैसा कि मैंने बताया था, 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहा और इसी जनता के, अब जनता ने नेपोलियन बोनापार्ट को सपोर्ट किया। अब सेनापति था, हर जगह से युद्ध जीत रहा था और ऐसे बहुत सारे उसने कार्य किए कि जनता जो थी बहुत ज्यादा क्या उसको मानने लगी थी। जनता को यह लगने लगा था कि हमारा शासक जो है वो इसी प्रकार से होना चाहिए, और जनता के इसी का फायदा, इसी चीज का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने। और सन 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और इस तरह से हो जाता है डायरेक्टरी का शासन अंत, और 1799 से खुद का शासन प्रारंभ किया और उसका जो शासन व्यवस्था उसने जो चालू की वो कौशल व्यवस्था के नाम से जानी गई, कौशल व्यवस्था। ठीक है, मतलब डायरेक्टरी के शासन का नेपोलियन बोनापार्ट ने अंत किया और 1799 में इसने खुद का एक शासन अपना, मतलब खुद को यूरोप का एक तरह से शासक नियुक्त कर दिया गया। अभी शासक नियुक्त नहीं हुआ था 1799 में, आगे चलकर जनमत के आधार पर होता है, लेकिन इसने कौशल व्यवस्था को शुरू करके और अपने आप को प्रधान कौशल नियुक्त कर दिया। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर शुरू हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट का शासन। आ गया समझ में? अब इन सारी चीजों का हो जाता है अंत और आ जाते हैं अब नेपोलियन जी। अब आ जाते हैं कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं 1799 में। ठीक, लगभग डायरेक्टरी के शासन के 4 वर्षों के बाद तक। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में, 1769 में। इनका जन्म का जो स्थान था वो था कोर्सिका द्वीप। जिस समय इनका जन्म हुआ था उसी समय इस कोर्सिका द्वीप को जेनेवा ने, जेनेवा नामक स्थान आपने सुना होगा, जेनेवा ने फ्रांस को बेच दिया था। ठीक है, जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय जेनेवा ने इस कोर्सिका द्वीप को फ्रांस के हाथों बेच दिया था। आ रहा है समझ में? अब ये आ गया था फ्रांस के अंडर में। अब इसने इसे बेच दिया था, इस कारण जो कोर्सिका द्वीप के लोग थे वो फ्रांस से खुश नहीं रहते थे, फ्रांस को हमेशा घृणा की नजरों में देखते थे। अब फ्रांस यहाँ के नागरिकों को खुश करने के लिए, ठीक है, ताकि खुश हो जाए और ये समझे कि हमारा देश कौन सा, फ्रांस देश है हमारा। ठीक है, ये जो पहले हुई चीजें उनको भुला दे, तो इन सब चीजों को खुश करने के लिए क्या किया फ्रांस ने, बहुत सारी इन्हें सुविधाएं प्रदान करने लगा। किसने? कोर्सिका द्वीप के लोगों को। और यही सुविधाएं किसे भी मिली? नेपोलियन को भी मिली। ठीक है, और इन्हीं सुविधाओं के मद्देनजर नेपोलियन ने काफी अच्छी शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वो बहुत साधारण परिवार में हुआ था और साधारण परिवार की स्थिति क्या थी वो अभी तक आपने जानी। तो इसलिए नेपोलियन को काफी अच्छी शिक्षा मिली और ये पेरिस के सैनिक स्कूल में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, पेरिस के सैनिक स्कूल में। आगे समझ में? अब सैनिक स्कूल में पढ़ने के कारण ही आगे चलकर आप भी देख रहे हो कि सेनापति नियुक्त किया गया था। अब नेपोलियन ने अब अपनी स्थिति, मतलब अपने को आगे लाना कब से शुरू किया? 1795 में 1795 में जब राष्ट्रीय कन्वेंशन के अंतर्गत जैकोबियन दल का बोलबाला हो रहा था, उस समय पर इसने राष्ट्रीय कन्वेंशन का ही साथ दिया। ठीक है,
राष्ट्रीय कन्वेंशन का ही साथ दिया। जैकोबियन और जो वैध राज सत्तावादी थे उनके द्वारा बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा था। तो उस स्थिति में स्थिति को सुधारने के लिए नेपोलियन आगे बढ़ा और नेपोलियन ने उस कार्य को करने में सफलता हासिल की और तभी से नेपोलियन जो था वो सबकी नजरों में चढ़ चुका था। ठीक है, तो राष्ट्रीय कन्वेंशन का इसने साथ दिया और 1796 में इसने किया, सेनापति बन चुका था। ठीक है, चूंकि आपने देखा कि डायरेक्टरी का शासन आरंभ हो चुका था, इसने किया था इटली का अभियान। इसने किया था क्या? इटली का अभियान। और इटली के अभियान में काफी इसे सफलता मिली। ठीक है, और इसी सफलता के कारण जनता ने इसका स्वागत किया। हालांकि कुछ देशों के अभियान में इसे असफलता भी मिली थी, जैसे मिस्र के देश में इसे सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर भी जनता ने किया इसका स्वागत किया कि आप हमारे देश में शासन करो। और फिर 1799 से ये कौशल व्यवस्था के तहत अपने आप को प्रथम कौशल क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। ये प्रधान कौशल बन जाता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसके प्रधान बनने के पश्चात इसे कई देशों का सामना करना पड़ता है। कई देशों के साथ ये देखिए, ये क्या था? सेनापति था, तो ये अपनी युद्ध नीति तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपने युद्ध जितना ये कुशल अपने युद्ध नीति में रहा था, उससे भी ज्यादा या उतना ही कुशल ये अन्य नीतियों में इन्होंने कई सुधार किए, आर्थिक सुधार किए कई सारे। ठीक है, आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी, आर्थिक सुधारों में इनका बहुत बड़ा रोल है। कानून में बहुत ज्यादा सुधार किए, प्रशासन में सुधार किए। ठीक है, तो कई सारे देशों से इनका युद्ध चलता रहा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस, इन चारों देशों के साथ स्पेशली इन्होंने जब से सत्ता संभाली तब से इन चारों देशों के साथ ये क्या करते रहे? युद्ध लड़ते रहे। जब इन्होंने इंग्लैंड के साथ युद्ध लड़ा, इंग्लैंड के साथ इन्होंने, पहले वो बता देते हैं कि ये शासक कब बनते हैं। ठीक है, पहले वो बता देते हैं। 1804 में जनमत संग्रह के आधार पर, अभी तक क्या थे? ये केवल प्रधान कौशल थे। 1804 में क्या किया गया? जनमत संग्रह करवाया गया और इस जनमत संग्रह के आधार पर जो नेपोलियन था वो फ्रांस का बन जाता है शासक और फ्रांस का ही बन जाता है भाग्य विधाता तब से। ठीक है, अब युद्ध की बात करें अगर, तो स्पेशली अभी जो मैंने बताया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस के साथ इसने क्या किए? युद्ध शुरू किए। अब इंग्लैंड की बात आई तो इंग्लैंड से 1805 में, ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। 1805 में इंग्लैंड के साथ लड़ा गया ट्रफलगर युद्ध और इस युद्ध में फ्रांस की हो जाती है पराजय। इंग्लैंड जीत जाता है इस युद्ध में 1805 में। अब इंग्लैंड को हराने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाने लगता है नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि इतना महान सेनापति था और उसको अपनी हार जो थी वो बर्दाश्त नहीं थी। ठीक है, तो अब इंग्लैंड को हराने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाता है वो, और उन्हीं हथकंडों में से एक था उसका प्रमुख, आगे चलकर आप इसे अच्छी तरह से पढ़ोगे, वो था महाद्वीपीय व्यवस्था। जो नेपोलियन था उसने इंग्लैंड से हारने के पश्चात इंग्लैंड में शुरू कर दी, क्या करने लगा? महाद्वीपीय व्यवस्था इसमें आरोपित कर दी। अब ये क्या थी ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, अब इंग्लैंड में महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण क्या हुआ? फ्रांस जो था वो इंग्लैंड में महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करके अन्य देशों, इंग्लैंड का अन्य देशों से संबंध जो था वो तोड़ना चाह रहा था, संबंध खराब करना चाह रहा था। ठीक है, आप देखोगे आगे चल के, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है महाद्वीपीय व्यवस्था। लेकिन क्या होता है, ये ना हो करके पूरा जो पासा है वो उल्टा पड़ जाता है और सारे देश फ्रांस के ही विरोधी बन जाते हैं।
ठीक है। और इसी विरोध में चलते चलते जो इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था है वो एक तरह से देखा जाए तो नेपोलियन के पतन का कारण भी बन जाती है। ठीक है, तो यही जो कारण था, आगे चल करके विभिन्न देशों से इसका निरंतर युद्ध जो है वो शुरू हो गया। लगभग स्पेन देखा जाए तो स्पेन और पुर्तगाल से निरंतर युद्ध हुआ जो आगे चलकर इसके पतन का कारण बनता है। और 5 देशों ने गठबंधन किया। इसके बाद महाद्वीपीय व्यवस्था जब आप पढ़ोगे उसके बाद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन अभी आप सुन लो। महाद्वीपीय व्यवस्था से त्रस्त होकर, और चूंकि अब आप देख रहे हो हर देश से क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहा है, मतलब अपने देश का ये विस्तार करना चाहता था जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। ठीक है, विस्तार करना चाह रहा था, इसलिए ये क्या करने लगा, राष्ट्रों से युद्ध लड़ने लगा। और ये इसी महाद्वीपीय व्यवस्था के खिलाफ और इसकी नीतियों के खिलाफ आगे चलकर प्रशा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस और स्वीडन, ये 5 देश बना लेते हैं क्या, गठबंधन। ये 5 देश बना लेते हैं गठबंधन। और अब आप सोच सकते हैं ये 5 देश एक तरफ, ठीक है, ऊपर से इंग्लैंड भी इनके साथ और फ्रांस जो है वो अकेला। ठीक है, और ये युद्ध कहा जाता है लिपजिंग युद्ध, लिपजिंग युद्ध। ठीक है, तो लिपजिंग युद्ध में ये 5 देश गठबंधन बना लेते हैं और फ्रांस के साथ करते हैं युद्ध। अब सीधी सी बात है, इसमें किसकी हार होगी, तो इसमें हो गई थी फ्रांस की हार। अब फ्रांस अपने इस स्थिति का या अपने देश को फिर से उद्धार करने के लिए, अपने देश को पुनः उस स्थिति में लाने के लिए, अब देखिए हार गया है तो अपमान हो गया है, तो अब खुद को अपमान से बचाने के लिए और उसे पुनः अपनी स्थिति में अपने देश को लाने के लिए ये फिर से एक कदम उठाता है और फिर से युद्धों में क्या हो जाता है, फिर से युद्धों में छिड़ जाता है। और वर्ष 1815 में होता है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध जो इसके लिए एक तरह का कलंक साबित होता है। ठीक है, और मित्र राष्ट्रों द्वारा, मित्र राष्ट्र क्या है ये आप प्रथम विश्व युद्ध में पढ़ोगे। ठीक है, मित्र राष्ट्रों द्वारा फ्रांस को पराजित करके और नेपोलियन बोनापार्ट को बना लिया जाता है बंदी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना लिया जाता है और वहीं पर कुछ समय पश्चात नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब वाटरलू युद्ध में मित्र देश जो थे, अब चूंकि फ्रांस पराजित हो चुका था तो फ्रांस की जो देश पराजित हो जाता था वहां की जो शासन व्यवस्था थी, जो भी चीजें थी, वो जो जीता हुआ जो देश था वो क्या करता था, वहां की जो शासन व्यवस्था था वो संभालता था। ठीक है, तो अब फ्रांस क्या हो चुका था, पराजित हो चुका था। अब इस स्थिति में फ्रांस की जो भी व्यवस्थाएं थी अंदर, वहां की जनता जनार्दन जो भी वहां पे नीतियां थी, चाहे वो विदेशी नीति वो सारी संचालित होने वाली थी मित्र राष्ट्रों के द्वारा। ठीक है, अब इसी के लिए मित्र राष्ट्रों द्वारा ही वियना कॉन्फ्रेंस की गई जीतने के पश्चात, युद्ध के पश्चात। ठीक है, वियना एक कांग्रेस बिठाई गई 1815 में ही। ठीक है, ये कहां पर बिठाई गई थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसी कारण से इसका नाम पड़ा है वियना कांग्रेस। तो 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कॉन्फ्रेंस की गई, एक बैठक की गई और उस बैठक में वियना के ही प्रधानमंत्री, वियना के ही प्रधानमंत्री मेटरनिख ने अध्यक्षता की। और ये क्यों हुई थी कि अब फ्रांस की जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार से चलाई जाए। ठीक है, तो अब इतने अच्छी, मतलब सब कुछ नेपोलियन धीरे धीरे अब सुधार कर रहा था। अब मेटरनिख ने क्या किया, मतलब इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या किया गया, फ्रांस में जो भी व्यवस्थाएं थी उसे खत्म करके फ्रांस में सारी व्यवस्थाएं पुरातन ढंग से चलाई जाने का आदेश दे दिया गया।
कि फ्रांस में जो भी व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं वो अवैध होती हैं, और जो पहले व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो राजतंत्रात्मक हो, चाहे वो डायरेक्टरी का शासन हो, और पुनः उसी अवस्था में फ्रांस को फिर से ला दिया गया। और यही कारण है कि फ्रांस में अभी तक आपने पढ़ी होगी केवल एक क्रांति 1789 वाली, लेकिन यही कारण है कि फ्रांस में केवल एक नहीं 1830 और 1848 में भी क्रांतियां हुई थी। केवल यही कारण है इसका। ठीक है, पुरातन व्यवस्था आ गई फिर से वही है कि अब जनता कब तक लड़ेगी। ठीक है, तो एक हुआ था क्या, सूरज का उदय, लेकिन फिर आगे चलकर वो भी हो जाता है अस्त। तो ये हो गई नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। अब इस नेपोलियन ने सुधार क्या किए, इसका पतन के कारण और क्या क्या रहे, आपने देखा युद्ध, महाद्वीपीय व्यवस्था, और भी क्या क्या पतन के कारण रहे, ये आप देखेंगे अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।